नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, करीब 5:45 या 6 के आसपास ये वीडियो जारी हो गए हैं भारतीय अवाम ताकत दल के और भारतीय अवाम ताकत दल ये इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि यदि इन सभी 6 वीडियो को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में पहुंचा दिया जाए किसी, हालांकि काफ़ी लोग हमारे इन भारतीय भाई बहनों में सक्षम हैं और काबिल हैं कि इसको जन जन तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो यदि पहुंच जाए तो पूरे देश में भारतीय एकता माने भारतीयता आधारित एकता कि हम सभी लोग भारतीय हैं, उसके आधार पर एकता और उसी भारतीयता के आधार पर भाईचारा और सद्भाव, भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, ये सभी भावनाएं लगभग सभी अपने भारतीय भाई बहनों में थोड़ा सा कहीं कहीं तेज गति से, कहीं कहीं धीमी गति से आएगा जरूर। ये बात जरूर है कि इसके अलावा जितनी शक्तियां हैं, खास करके जो राजनीतिक दल निवेश में हैं, वो हमारे भारतीय भाई बहनों को अलग अलग कुनबों में, अलग अलग जो है वो सेगमेंट में वो उनको एक अलग थलग करके रखी हुई हैं। जैसे जो जिस तरह का माहौल है कि हिंदुओं को जगाने के लिए अलग ये अभियान सब चला रहे हैं कि भाई हिंदू लोग जागो, हिंदू लोग जागो, हिंदू लोग जागो। उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में या मुसलमान ही कर लीजिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको जगाने के लिए तमाम इस तरह से वो संगठन खड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी तमाम, वो सिर्फ जो है वो मुसलमान लोग जागो
इकट्ठे हो, फलाने हो, मुसलमानों की वो हित की बात करो, और भी शेड्यूल कास्ट के नाम पर एक अलग जो है, एक अलग थलग आइसोलेटेड संगठन काम करता है उसमें अच्छा ये, और खास करके जो है ये, और उनमें कई आर्मी, उसकी सेना भी काम करती है। ये भीम आर्मी है, भीम सेना है। कहने का मतलब कि इस जो हमारा भारतीय समाज है, और जिसमें कि प्रत्येक को जो है भारतीय की तरह रहना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, एकता की बात जो है सोचनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। इन सारी शक्तियों ने और अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग अलग उसको सेगमेंट में, अलग अलग कुंभों में उसको रखा हुआ है, और उसी की एक घटिया किस्म की वो राजनीति को चलाते हैं, घटिया किस्म के नीति चलाते हैं, जिसका कि इन सबों ने राजनीति नाम दे रखा है। तो इसके बावजूद भी यदि ये करीब 5:45 के आसपास जो भारतीय जनता दल के यूट्यूब के संदेश हैं, यदि ये सभी हमारे आदरणीय 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के पास पहुँचे, तो निश्चित है वो जरूर इस पर विचार करेंगे, और सभी लोग एक साथ हों और भारतीयता का माहौल हो, सभी लोग एक हों। और देखिए, इसमें पहचानने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी जो है एक टुकड़े की बात करता है, उसको समझ लेने की जरूरत है कि भाई हम सिर्फ जो है वो हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे, तो निश्चित है कि वो हमारे भारतीय समाज का शत्रु है। इतनी समझ जो है सबको होनी चाहिए। जो सिर्फ मुस्लिम समाज को जगाने की बात करे और उसको इकट्ठा करने की बात करे, वो समझ जाइए कि वो इस भारतीय समाज का, इस देश का शत्रु है। और उसी प्रकार और भी तंजीम है जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात करे, वो समझ जाए कि वो भारतीय समाज का वो शत्रु है। जो इसमें जातीय समीकरण भी बिठाए, जैसे आरजेडी है वो MY समीकरण बिठाती है चुनाव के लिए, मुस्लिम यादव, वो भी इस देश का शत्रु है। और भी चुनाव में जो मैंने तथाकथित वो जातिवाद या जातिगत समीकरण बिठा करके चुनाव जीतने की और वोट बटोरने की जो नीति अपनाता है, ये सब के सब जो है हमारे भारतीय समाज के शत्रु और खतरनाक दुश्मन हैं। लेकिन ये हमारे कहने से नहीं होगा। ऐसी समझ जो है हर एक भारतीय भाई बहन के में आनी चाहिए कि इनको समाज का शत्रु माने। तो इस तरह की समझ का विकास होना चाहिए। आज उस समझ का काफी अभाव है। अभाव माने कई तरीके से, और हमारा भी कुछ अनुभव है। जब भी 2-4 लोगों में मैं भारतीयता की बात करता हूं, कुछ कट्टरवादी तत्व उसमें मिल जाते हैं जो कि यही बात फैलाते रहते हैं। वो एक तर्क देते हैं कि साहब भारतीयता ये मुसलमानों को आप सिखाइए, उनको भारतीय बनाइए। हम तो भारतीय हैं ही पहले से। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप एक ओर कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और दूसरे ओर कहते हैं
कि हम तो पहले से भारतीय हैं, और जो मुसलमान लोग हैं इन्हीं से कहिए और इन्हीं को भारतीय बनाइए। तो पहले तो उनसे यह सवाल किया जाता है। देखिए, ये इस तरह के जो अनुभव ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को के दिमाग में की मानसिकता को बदला गया है, और उसी मानसिकता के चलते ही जो है भारतीय वाम ताकत दल को जो भारतीयता का माहौल अभी सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से, अभी थोड़ी संसाधन का एक पहलू है जिसको संगठित करने का ये प्रयास कर रहा है। तो जब संसाधन हो जाएगा तो संगठित रूप से अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भी इसी तरह के तंत्र द्वारा जो है आप सभी के बीच में आके यानी वही चीज समझाएगा, वही पहलू समझाएगा और आप लोगों के सामने। तो ऐसा आप लोग विश्वास रखिए कि संसाधन ये संगठित कर रहा है। और थोड़ा सा ये भी आप जानिए कि जो दौर चल रहा है भारत में, एक साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी के तरीके से, और जो नई पार्टी है जैसे कि ये भारतीय वाम ताकत दल, साफ सुथरे तरीके से और ईमानदारी के तरीके से संसाधन इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ये सभी के यह एक माने सर्व स्वीकार और सर्वमान्य तथ्य है। और जबकि जो दूसरे जो पहले से स्थापित दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और या जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जिसको कि आप लोग कांग्रेस कहते हैं, यहाँ तक वाम दल भी, छोटे दल भी, उनको ये कहने में भारतीय जनता दल को जरा भी संकोच नहीं, गुरेज नहीं है, कितने अवैध तरीके से उन्होंने यानी पार्टी के लिए वो धन इकट्ठा किया है। इस जीएनपीसी ने तो पार्टी के लिए भी जितना पार्टी के लिए इकट्ठा किया उतना खुद के लिए लूटा है। तो अब जो है, यदि ये भारतीय वाम ताकत दल को अभी जो यूट्यूब के माध्यम से जो आप लोगों से जो आप लोग को जो संदेश दे रहा है या निवेदन कर रहा है, तो यहीं तक नहीं रहेगा। वो माने संसाधन को संगठित कर रहा है और तत्पश्चात जो है विधिवत जो है अपने तंत्र के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ आप सभी के बीच में आएगा। और इन सारी जो है अपने भारतीयता से संबंधित, भारतीयता से मुतल्लिक, भारतीय एकता से संबंधित, भारतीय भाईचारा से संबंधित, कि सभी देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, इनमें जरा भी भेद नहीं करना है, नहीं करना है। इस तरह की बातें लेकर आप लोगों के बीच में आएगा। तो ये कहने का मतलब था कि यदि ये यूट्यूब वाले जो करीब 500 के आसपास है संदेश है, यदि यही पहुंच जाए हमारे सभी 135 करोड़ लोग, 35 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में, तो इससे भी काफी कल्याण हो सकता है। और ये मुमकिन भी है। ऐसी बात नहीं कि आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सशक्त माध्यम है, और ये संभव है हमारे यदि भारतीय भाई बहन इस दिशा में जो भी इसको जानकार हैं, जो भी सक्षम हैं और जिनकी काबिलियत है, वो इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। तो इस तरह का निवेदन भी जो है भारतीय वाम ताकत दल कर रहा है कि ये सारे जो लिंक तो मिल ही गया होगा, और उस लिंक को जितना भी मीडिया मतलब कि है, यूट्यूब से, फिर फेसबुक है,
ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आज तक और आजकल तो एक कू करके भी वो ऐप आया हुआ है। तो ये इसको यदि व्यापक रूप में, बड़े पैमाने में और मैसिव स्केल में किया जाए, तब भी जो है बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। अभी हमारे कुछ जो YouTube का संदेश जब भी जाता है, इसको हमारे कतिपय जो है भारतीय भाई बहन बड़े रुचि के साथ इसको देखते हैं, बड़े आदर के साथ इसको देखते हैं, इसके भावों को समझने की कोशिश भी करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करते हैं और भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से बात भी करते हैं। और जो वो बात करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से यह भारतीय अवाम ताकत दल को ज्ञात भी होता रहता है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस संदेश से कितना प्रभावित हैं, किस रूप में ले रहे हैं, और इससे इसका भारतीय अवाम ताकत दल का हौसला भी बढ़ता है कि भाई कि जो ये प्रयास कर रहा है वो कामयाबी की ओर वो जा रहा है। लेकिन इसमें ही कहना है कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, तभी इसका सही इसका फल वो मिल पाएगा। इतना ही कहना चाहते। और जो कि यानी भारतीय अवाम ताकत दल संसाधन तो जुटा रहा, ठीक है, लेकिन संसाधन के पहले हमारे जो 125 करोड़ लोग हैं, यदि कुछ ही लोग जो है इसमें वही इसी सशक्त माध्यम का इस्तेमाल करके यदि जन तक पहुंचा दे, तब भी इसका लाभ मिल जाएगा और इसकी सार्थकता जो है वो सिद्ध हो जाएगी। और जहाँ तक भारतीय अवाम ताकत दल का है कि ये जो जिन शब्दों का जो प्रयोग करता है कि ये समाज विरोधी ताकतें हैं, तो सिर्फ कोई माने एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं है कि भाई कि ये अपने पक्ष में कोई माहौल बनाने के लिए कि इनको देश विरोधी कह दिया तो हम एक जो है माने अपने पक्ष में कोई माहौल बने, मतलब यदि ये समाज विरोधी हैं तो हैं, ये समझने का काम तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का है कि हमारा जो समाज एक ही है। और ये मैं कहता तो कोई बात नहीं है, ये हमारे जिन अमर शहीदों ने अपना खून दे करके, इतना तो सबको मालूम होगा, अपने प्राणों की आहुति दे करके, प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर करके हम सभी, हमको आपको सभी के लिए, इस देश के लिए आज़ादी लाए। उनका भी जज्बा यही था कि हम सभी लोग एक हैं, और एक क्यों हैं, सभी भारतीय हैं। तो ये जज्बा उन्हीं का है। बाबा साहब ने भी यही कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि हमारा समाज जात विहीन समाज होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत बड़े विद्वान थे, और हमारे राष्ट्रभक्त और विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब इत्यादि कई महापुरुषों ने मिलकर के भारत का संविधान बनाया। और ये पूरा देश और उसकी व्यवस्था भारत के संविधान से ही चलती है। तो भारत के संविधान ने भी जो हमारे उन अमर शहीदों ने एक जज्बा जगाने की कोशिश की थी, और जज्बा हालांकि पूरा जाग नहीं पाया, ये भी सत्य है। यानी एक बार बुखार चढ़ा था, जो मानता हूं, लेकिन वो जन तक जो है वो असर नहीं कर पाया। तो लेकिन उन्हीं जज्बों का संविधान ने भी जो है उसको आत्मसात किया, भारत के संविधान ने, और उसका परिलक्षण वो अपने भारत के संविधान ने अपने प्रस्तावना, प्रेम्बुल के जरिए दिया हुआ है।
जब भी प्रेमफुल आप खोलिए भारत के संविधान का प्रस्तावना, पहली ही लाइन कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो 5-6 लाइन है। और ये जान लीजिए कि ये जो है, जिस दिन संविधान बनाने का काम का समापन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन ये लिखा गया था। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, हम लोग की जो संवैधानिक एंटिटी है, यानी संवैधानिक वजूद है कि हम भारत के लोग हैं। इस तथ्य को हर एक को समझने की जरूरत है और उसी अनुसार व्यवहार करने की जरूरत है। यदि इस तथ्य को सामने रख करके देखिए, ये जो ताकतें कहती हैं कि हिंदुओं को जगाओ, मुस्लिम को जगाओ, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, शेड्यूल कास्ट का अलग बनाओ, यादव का अलग बनाओ, क्षत्रिय का अलग बनाओ, आप खुद फैसला करिए, क्या ये हमारा जो है उन अमर शहीदों के जज्बों का अपमान नहीं है? हमारे उन महापुरुषों जिन्होंने कितना परिश्रम करके भारत का संविधान बनाया हमारा आपके लिए, इस देश को चलाने के लिए, क्या उनके जज्बों का अपमान नहीं है? और क्या ये इस तरह से जो है, इस तरह जो करते हैं, वह इस भारतीय समाज के दुश्मन नहीं है, इस देश के शत्रु नहीं है? तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि जितनी भी ताकतें हैं इस टाइप से, जो कि संकीर्णता आधारित मानसिकता से ग्रसित होते हुए इस समाज को टुकड़े टुकड़े के रूप में देखती हैं और करना चाहती हैं, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसकी प्रथम जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम ऐसी मानसिकता पालें ही नहीं, और यदि मानसिकता है तो उसको दूर करें। तमाम इस तरह से अलग थलग कुनबों का एक जाल बिछा हुआ है पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के नाम पर। अरे मायावती तो जो है इतना समाज में अलग अलग वो टुकड़े उसने करवाया कि राजभर सम्मेलन, पासियों का सम्मेलन, तो ये कुर्मियों का सम्मेलन, तो ये ठाकुरों का सम्मेलन, तो ये ब्राह्मणों का सम्मेलन, वो तो बहुत बेहया किस्म की इस समाज को तोड़ने वाली है। तो सब अपने अपने जो कुत्सित उनकी मानसिकता है, जो खतरनाक मुझे मानसिकता, उसके अनुसार जो है समाज को तोड़ करके ही जो है एक घटिया किस्म की स्वार्थ नीति चला रहे हैं। उसी के आधार पर जो है वोट और सत्ता हथियाने की एक साजिश कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि यह इस समाज के देश के शत्रु हैं, और शत्रुओं को पाला नहीं जाता है, शत्रुओं का नाश किया जाता है। दुखड़ा इसी बात का है कि हम उन शत्रुओं को अपना हितैषी जो है वो समझ करके उनको वोट करते हैं। सबसे बड़ा अपराध यही है। जो जातिवाद करे वो इस भारतीय समाज का शत्रु है। जो संप्रदायवाद की बात करे वो इस समाज का शत्रु है। जो भाषावाद की बात करे वह भी इस भारतीय समाज का शत्रु है। और भाषा आधारित प्रांतवाद की बात करें वो भी समाज का शत्रु है। क्षेत्रवाद इस पर का, यानी जितनी जड़वाद का सरेआम करे उस समाज का शत्रु है। लेकिन दुख इस बात का है कि तमाम जनता इसको बड़े माने बगैर किसी प्रतिरोध के सुनती रहती है। इसलिए निवेदन भारतीय जनता दल का सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से है, यदि इस तरह की मानसिकता है इसको दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी पहचान यह है कि हम भारतीय हैं, और जो कोई भी संकीर्णता आधारित बात करता है, ये टीवी चैनल वाले, अब जैसे जो चुनाव हो रहा है बस उसमें, और ये बड़े देखिए ये बात कई बार बताई भी गई है
बड़े बड़े धड़ल्ले से और बहुत बहयाई के साथ वो चुनाव क्षेत्रों में भी, पूरे प्रदेश में भी बराबर दिखाएंगे कि इतने प्रतिशत हिंदू, इतने प्रतिशत मुस्लिम, इतने प्रतिशत ये दिखाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि ये जो टीवी चैनल वाले जो दिखाते हैं कि इस प्रदेश में इतने प्रतिशत हिंदू, इतने प्रतिशत मुस्लिम, इतने प्रतिशत अन्य जातियां, इस तरह से दिखाना ही सबसे घातक राष्ट्रद्रोह है। इस मुल्क के साथ गद्दारी है। और दुख इस बात का है कि कोई इन चैनल वालों से पूछता नहीं है कि तुम इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है, इसी देश की सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है और इस देश के संविधान के साथ तुम गद्दारी कर रहा है। जो संविधान कहता है हम भारत के लोग और जिन अमर शहीदों ने अपनी जान दे करके, अपना खून दे करके, अपना सब कुछ जो है वो निछोड़ करके उनकी भावनाओं का भी अपमान करते हैं ये टीवी चैनल वाले। और अभी तो बात इन्हीं की हो रही है जो है टीवी चैनलों की, कि जो वो दिखाते हैं कि इस प्रदेश में या इस चुनाव क्षेत्र में इतने प्रतिशत हिंदू, इतने प्रतिशत मुस्लिम, इतने प्रतिशत वो ये सब दिखाते रहते। कोई इसे पूछता नहीं है कि भाई हम हिंदू वगैरह नहीं है ये, और यह देश सिर्फ हिंदुओं का है ही नहीं। यह देश हिंदुओं का नहीं है, मुस्लिम का भी नहीं है, सिर्फ भारतीयों का है। एक बार बहस हो रही थी तो बोला कि अरे साहब, हिंदुओं को जागरण वाली बात मैंने काफी डांटा भी, समझाया भी, और मैंने स्पष्ट कहा भारतीय जनता दल आएगा, लोगों को समझाया गया भाई देखिए आप भारतीय हैं, इसलिए भारतीय बन करके ही आपको भारतीय जो है बनाना नहीं है। आपका भारतीयकरण करने की भी जरूरत नहीं है, आप भारतीय हैं। लेकिन मैंने समस्या यह है कि भारतीय होते हुए भी आपकी सारी सोच, सारा आचरण, सारा व्यवहार जो है उस भारतीयता के खिलाफ है। समस्या इससे है। और दूसरे जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती हैं इस देश में, ट्रेन में सफर करना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो, नौकरी में जाना हो, एडमिशन लेना हो, कुछ भी करना हो, जो भारतीय नागरिक के रूप में मिलनी चाहिए उसका आप लाभ भी उठाते हैं और व्यवहार करते हैं भारतीयता के विरुद्ध कि हम हिंदू हैं और एक हिंदू के रूप में संगठित होने की कोशिश करते हैं, क्षत्रिय के रूप में संगठित होने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मण के रूप में संगठित होने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम के रूप में संगठित होने की कोशिश करते हैं और लाभ उठाते हैं भारतीय नागरिक के रूप में। यही तो एक कसमकस है, दुविधा है। जितने देश की सुविधाएं हैं वह भारतीय नागरिक के रूप में है, भारतीयता के रूप में है, और संगठित और जो है विचार, आचरण, व्यवहार संगठित होते हैं उस संकीर्णता के आधार पर। ये जो डाइकोटमी है, अंग्रेजी में डाइकोटमी कहते हैं, और ये दुविधा है, डायलेमा है, कशमकश है, ये सारी समस्याओं की जड़ है ये। तो उस बहस में मेरे मुंह से निकल गया और मैं बिल्कुल बेबाक रूप से मैं कहना भी चाहता हूं, भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि भारतीय जनता दल की जब माहौल आएगा वो साफ कहेगा कि इस देश में रहना है, भारतीय बन के रहिए। यदि हिंदू बन के आप रहना चाहते हैं, देश के बाहर जाइए,
कोई हिंदू वाला देश आपको है, वो वहाँ जाकर के वो सेटल होइए। इस देश में रहना है, भारतीय बन के रहिए। यदि मुस्लिम बन करके आप रहना चाहते हैं, देश के बाहर आप निकल जाइए। कोई मुस्लिम देश, और मुस्लिम देश कई हैं पड़े हुए हैं, 57 देश हैं, उसमें जाकर रहिए। उसी प्रकार इस देश में रहना है तो भारतीय बन के रहिए। और कोई सिख के आधार पर रहना चाहता है तो सिख का भी कोई देश बना लीजिए, वो वहां रहिए। सबको स्पष्ट संदेश, मतलब कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच भारतीयता की होनी चाहिए। आज उसी के अभाव में ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें तभी तो कर रही हैं। हम बंगाल की बेटी तभी कर रही है। आज हमारे जो हमारा, जिसको पश्चिम बंगाल, तो हमारी देखिए मातृभूमि तो हमारी एक ही है, जिसको भारत कहते हैं। उस मातृभूमि का एक हिस्सा जो है, उसको, इसी मातृभूमि का हमारा हिस्सा, एक हिस्सा है जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। तो यदि ये जागृति होती सच्चे रूप में, तो ज्यों ये कहती कि मैं बंगाल की बेटी, तो वो भारतीय भाई बहन उसका मुंह नोच लेते कि तुमने कैसे कह दिया कि तुम बंगाल की बेटी है। तुम यदि भारत की बेटी के रूप में रहना चाहो तो ठीक है, वरना हम तुमको वो देश के बाहर कर देते हैं। वजूद बंगाल का नहीं है, जान लीजिए, वजूद बंगाल का नहीं है, वजूद आसाम का नहीं है, वजूद जो तमिलनाडु का नहीं है, वजूद केरल का नहीं है, वजूद सिर्फ भारत का है। अव्वल तो यह है कि ये एक हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। लेकिन ये गलती तो वो जो घोर गद्दार था, वो इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप, नेहरू ने भाषा के आधार पर जो प्रांत बनवाया, भाषा के आधार पर प्रांत यदि न बनवाया होता तो आज जो है तमिलनाडु का भी अस्तित्व नहीं होता, केरल का भी अस्तित्व नहीं होता, महाराष्ट्र का भी अस्तित्व नहीं होता, और बंगाल या पश्चिम बंगाल का भी अस्तित्व नहीं होता। ये उसी गद्दार नेहरू की देन है कि आज ये मैंने ये बंगाल और बंगाली और बंगाल की बेटी, इस तरह की बात, उनका जो मुकाबला कर रहे हैं वो ये कम दुष्ट नहीं है। ये वो हिंदुत्व के आधार पर उसको जो है ध्रुवीकृत करके, पोलराइज करके ये उठ बटोर रहे हैं। एक इमोशनल एक वो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के आधार पर ये उठ बटोर रहे हैं। तो ये इनका, और ये बोलते क्या है, जय श्री राम। देखिए बार बार ये बताया गया है, पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए कि प्रभु राम जो है वह किसी देश के प्रतीक नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के तो हरगिज नहीं है। और कभी कभी इसके प्रवक्ता संबित पात्रा वगैरह वो कहते हो देखे कि भारत के कण-कण में, वो भारत के कई कण-कण में नहीं है, यह पूरी दुनिया वह पूरी दुनिया के ही कण-कण में नहीं है, पूरी ब्रह्मांड के कण-कण में है। इन बेवकूफ और दुष्ट तो कहा ही जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं, और उसके कार्यकर्ता तो सही हैं, उसके इस तरह के संबित पात्रा, बीजेपी में भी सब गलत नहीं है, उसमें कुछ कट्टरवादी तत्व है। अब थोड़ा सा विषय ये भटक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में काफी लोग जो लोग जुड़े हैं वो भ्रमवश जुड़े हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, जितने जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और उसके जो समर्थक हैं, वो बहुत बड़े
झूठे जाल में फंसे हुए हैं। वो समर्थन किस लिए दे रहे हैं? वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किस लिए दे रहे हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर, कि भाई ये पार्टी है, कम से कम ये राष्ट्र की बात करती है। लेकिन वो भी देखते होंगे, भारतीय जनता दल भी उनको दिखा रहा है कि ये राष्ट्रवाद उनका बहुत ही झूठा किस्म का है, छल करने वाला है, कपटपूर्ण है, धोखेबाजी वाला है, पाखंडी है। ये सभी जितने भी समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी जो है जमीन से जुड़ा हुआ जो नेतृत्व है, वो अच्छी तरह से समझ ले कि जिन बातों को लेकर के आप उससे जुड़े हैं वो बिल्कुल जो है छली है, कपटपूर्ण है, धोखेबाज है, झूठा है, पाखंडी है। और ये बिल्कुल यथार्थ रूप में बोला जा रहा है और इस देश को बहुत ही दुख दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और उसका भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कितना झूठा, कितना पाखंडी, कितना कपटपूर्ण, कितना छल करने वाला, इसके विषय में भारतीय जनता दल एक अलग से वीडियो या अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, विस्तार से विधिवत ढंग से वो समझाएगा। और लेकिन कुछ नमूने ये अभी ये बताना चाहता है। जब भी ये डिस्कशन होता है टीवी चैनलों पर, तो खास करके जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी के जो प्रवक्ताओं के आगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भीगी बिल्ली जैसा व्यवहार करते हैं। यह किसी को बर्दाश्त होगा? किसी को बर्दाश्त होगा? जिस जीएनपीसी ने इस देश को तबाह किया है, देश को बांटने से लेकर के, अब देखिए बांटने की भी जो बात जरा इसको भी गौर करने की जरूरत है। सन माने जो पहला चुनाव कब हुआ? 1952 या 85 मान लीजिए, 1950। ये पूरा एक झूठ का माहौल इन जीएनपीसी वालों ने फैलाया कि हमने आज़ादी दिलाई। कम से कम 10-15 साल तक तो इसी से वो वोट बटोरते रहे। खैर, इसमें ही ये बताना जरूरी है कि हमारे पिताजी वो मुख्तार थे, वकील भी नहीं थे, तो वो तब भी ये जो है इस नेहरू को बहुत गाली देते थे। लेकिन वो अकेले थे, पूरे बार एसोसिएशन में अकेले थे। लेकिन धीरे धीरे करके नेहरू को गाली देने वाले बार एसोसिएशन में उनकी संख्या वो बढ़ती गई, लेकिन वो अकेले थे। लेकिन जो माहौल बना गया था कि इस कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई तमाम बातें, तो उसी प्रकार जिस तरह का ये सवाल करते हैं हमने आज़ादी दिलाई, ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि भाई आपने आज़ादी नहीं दिलाई है। आपकी स्थापना किसी अंग्रेज ने मैंने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से किया है, वही काम आपने किया है। एवो ह्यूम ने 1885 में अंग्रेजी सरकार ने एक अंग्रेज ह्यूम के द्वारा इस कांग्रेस की 1885 में स्थापना कराई थी। जिस उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार की दलाली और मुखबिरी। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जीएनपीसी ने जिनसे इतिहास लिखवाया, जिन चाटुकार
इतिहासकारों से आज़ादी की लड़ाई का इतिहास लिखवाया, उन चाटुकार इतिहासकारों ने भी इस बात को कबूला है, लेकिन थोड़ा सा मुलम्मेदार अल्फाजों में, मुलम्मेदार भाषा में। वो कहते हैं कि भाई इस कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एलिगेशन लगता था कि यह जो है अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की सेफ्टी वाल्व है। इस पर विस्तार से बताया गया है। तो ये सब जवाब नहीं देते हैं बीजेपी वाले कि भैया आपने आज़ादी नहीं, आपने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही नहीं, और ना आपने आज़ादी लाई। आप तो अंग्रेजी सरकार के कुल मिलाकर के मोटा मोटी आपकी भूमिका दलाली की थी और मुखबिरी की थी, और इसी उद्देश्य से वो अंग्रेजी हुकूमत ने किसी अंग्रेज के द्वारा ही जो है वो कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। बाकी इसकी करतूतें बताया गया और भी बताया जाएगा। तो ये बीजेपी वाले जो है बिल्कुल सुट्टे रहते हैं, ये जवाब देते ही नहीं हैं, सिर्फ इसी लिए कि इस देश की जनता, आप लोग जो है जो जीएनपीसी वाले का जो झूठ बोल रहे हैं उस पर लोग यकीन करें। और दूसरा बोलते हैं बीजेपी को कि तुम वो गोडसे की पार्टी, गांधी के हत्यारे की पार्टी। ये कभी नहीं कहते कि भाई गांधी तो खुद ही गद्दार है वो इस देश का। ये कभी ये बीजेपी वाले इस जीएनपीसी के आगे नहीं कहते हैं कि भाई तुम तो जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे हो। कभी नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि तुम हमारे ही पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे हो। ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि तुम हमारे इतने बड़े राष्ट्रभक्त वो लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारे हो। और यदि इसके कोई विस्तार में पड़ेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या वो इंदिरा गांधी ने क्यों करवाई, तो उनकी असलियत का पता चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चूंकि हमारी भारतीय सेना ने 1965 में पाकिस्तान की जमीन को लाहौर तक जीत लिया था। शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में वो जो अपनी सेना के द्वारा जीती हुई जमीन को वापस करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये गद्दार इंदिरा पाकिस्तान के लिए वो जमीन जो है वापस करवाना चाहती थी। इसलिए कुछ और लोगों से मिल करके वो अयूब या रूस के शासकों से मिल करके वहीं पर मरवा दिया, ताकि वो अपनी सेना द्वारा जीती हुई लाहौर तक जमीन जो है वो पाकिस्तान को वापस की जा सके। ये गद्दारी है उस घोर गद्दार इंदिरा की। तो ये बीजेपी वाले कभी भी सवाल नहीं करते हैं। और तो छोड़ दीजिए, उन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही महान विचारों वाले नेता थे, और उन्हीं के नाम को भुनाते हैं बीजेपी वाले। अंत्योदय कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इसी इंदिरा गांधी ने मरवा करके अपमानजनक ढंग से उनके शव को, उनकी लाश को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया। इन बीजेपी वालों की मानसिकता तो देखिए, उस मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम तो बदल दिया, नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, लेकिन आज तक इनकी मंशा नहीं हुई कि अपने अध्यक्ष के मृत्यु की जो है वो जांच कराई जाए। हालांकि इस संबंध में जो जीएनपीसी के जो शिव सालार हैं यूट्यूब पर, एक चलाता है वो लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी, वो झूठ मूठ की कहानी वो गढ़ता रहता है। वो इसी में यानी वो उसकी कहानी के अनुसार जो है, उसकी कहानी को आप सुनेंगे लल्लन टॉप वाले का, तो वो जनसंघ के ही जो है वो कार्यकर्ताओं को कोई जिम्मेदार बताता है। वो ये तो जो अलग कथा है कि ये जीएनपीसी वाले
देश के सबसे बड़े अपराधी भी हैं, लूटने वाले भी हैं, देश को बांटने वाले भी हैं, लेकिन इस तरह की एक मीडिया का और बौद्धिक वर्ग का एक फौज बनाई हुई है कि जो इनके पाप को धुलते भी हैं और दूसरे को दोषी बनाते भी हैं। तो इसको कभी बीजेपी वाले नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी व्यथा है मैंने बीजेपी के राष्ट्रवाद की, कि जो इतनी खतरनाक जेएनपीसी है उसको हर वक्त जो है वो बचाने का काम करते हैं, और ताकि देश के सामने ये खतरनाक के रूप में जो साबित ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी को ही ले लीजिए, जिसमें जनसंघ थी और 1967 या 68 के आसपास जो है, या 67 रहा होगा, उन्हीं के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ये इंदिरा गांधी मरवाती है। ये जो है अपने ही अध्यक्ष की मृत्यु की जांच की मांग करने का साहस भी नहीं कर पाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी महोदय। और तो और कुछ ही दिन बाद जो है उसी जिसने इनके अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई, उस घोर गद्दार इंदिरा ने, उसी को ये वाजपेयी महोदय दुर्गा को कहते हैं। इनके चरित्र को जरा देखिए, सिर्फ इनके चरित्र को नहीं, बीजेपी कितनी छल करने वाली है, बस इसको देख लीजिए। सन 1984 में जब वो इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, तो उस समय के जीएनपीसी वाले बड़े पसोपेश में थे। पसोपेश इस बात को लेकर थे कि सबसे वरिष्ठ जो है वो कांग्रेसी नेता थे प्रणब मुखर्जी, और उनकी वरीयता भी थी और उनकी श्रेष्ठता भी थी और वो योग्य भी थे, और उनका पूरा हक भी बनता था कि सबसे सीनियर मोस्ट होने के कारण वो देश का प्रधानमंत्री वो बनने के वो पूरा हकदार और दावेदार भी थे। लेकिन जो नेहरू परिवार के जो चमचे थे, उनके मन में एक संकोच था कि इस यानी जो प्रणब मुखर्जी को हटा करके नेहरू परिवार से लाया जाए। और नेहरू परिवार में थे कौन? वो संजय गांधी वो मर चुका था। राजीव जो है एक पंचायत का भी चुनाव उसने फेस नहीं किया था, लड़ा नहीं था, तो बड़े आशोवेश में थे। हालांकि इस मानसिक उलझन को प्रणब मुखर्जी ने, हालांकि अब तो मर गए, उन्होंने कई बार व्यक्त किया है कि मैंने इस तकलीफ को, इस पीड़ा को, कि उनका हक था जो है सन 84 में प्रधानमंत्री बनने का, वो हक छीना गया। और वो हक छीनने में इसी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का रोल है। तो जब वो ये कांग्रेसी बड़े कश्मकश में थे, पशुपेश में थे, इसने सीधे बोला कि अरे भाई तुम देखते क्या हो, बना दो इसको। ये अटल बिहारी वाजपेयी उन कांग्रेसियों की ओर इशारा किया कि तुम सोचते क्या हो और किस संकोच में पड़े हो, इसी राजीव को बना दो प्राइम मिनिस्टर। और कौन राजीव? इसके पहले वो कमर्शियल पायलट था, हवाई जहाज था, उड़ाता, कमर्शियल पायलट था। हालांकि उसके पहले वो राजीव गांधी जो है कमर्शियल पायलट के अलावा वो रक्षा सौदों में दलाली भी करता था, ये भी है। वह राजीव गांधी मैंने हवाई जहाज का कमर्शियल पायलट होने के साथ साथ रक्षा सौदों में दलाली भी करता था। इस तरह के भी तथ्य है। इसीलिए तो जो वो प्रधानमंत्री हुआ, उसने पहला प्रयोग किया बोफोर्स के रूप में। तो बोफोर्स के रूप में जो प्रयोग किया वो ऐसे नहीं है, वो पहले से ही वो दलाल था रक्षा सौदों का, ये राजीव गांधी। तो उसी को ये इशारा कर दिया इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। देखिए ना,
और वही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री रहा 1998 से लेकर के 2004 तक 6 साल, और जो बोफोर्स वाली जो लूट है उसका जो मुख्य आरोपी या किंग पिन वो इटली का था, उसका नाम था कोत्रुची। उसमें दक्षिण अमेरिका के किसी देश में, खास करके अर्जेंटीना में, इसकी जानकारी भारत को थी, लेकिन ये वाजपेयी जो है उस कोत्रुची को पकड़वाने नहीं दिया, इसलिए कि वह जो है इस राजीव गांधी को बेनकाब नहीं होने देना चाह रहा था। वही अटल बिहारी वाजपेयी, जिस अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी वाले भुनाते हैं, उसी के चरित्र से पूरा देश जान ले कि ये कितने बड़े गद्दार हैं ये बीजेपी वाले देश के खिलाफ। ये चीजें तो बहुत छोटी सी है। और तो और ये राहुल गांधी इसमें देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, देश के खिलाफ बोलता रहता है हमेशा। ये था क्या, यह अमेरिका के बोस्टन एक शहर है अमेरिका में, उसमें नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी गूगल में भी सर्च करके देख सकता है, ये तथ्य है। तो ड्रग की तस्करी में ये पकड़ा गया था। उसको भी ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसको छुड़ाया था। तो हमेशा से इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी बड़ी ऐतिहासिक दुश्मन, देश की सबसे बड़ी गद्दार जीएनपीसी को ये हमेशा से बीजेपी जो है उसके पाप को धुलना और उसकी रक्षा करना। और मोदी जी तो उससे भी आगे बढ़ गए, जो उसने खास करके जीएनपीसी का, जिसे बताया गया है कि आज की तारीख में सोनिया राहुल के नाम पर अमूमन जो है 120 लाख करोड़ का काला धन है। मोदी जी उस 120 लाख करोड़ की भी रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त में ये मोदी जी, और भी 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बस बोले थे कि ये इसने इतना धन लूटा है, इतना पैसा लूटा है इस देश का कि यदि भोपाल में 1 लिख करके 0 बढ़ाया जाए तो वो 0 बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है इनकी नौटंकी चली होगी, और सारी नौटंकी के द्वारा ये पूरा मैंने उसे जीएनपीसी मैंने इस परिवार के द्वारा लूटे हुए काले धन को पूरा कैसे ही खा गया ये मोदी महोदय। ये जो भारतीय अवाम ताकत दल ये समझाने की कोशिश करता है, इसके नेता जो है छुटभइयों को सिखा के पढ़ा करके जो भेजते हैं, अब बड़े शातिराना ढंग से वो आकर के बात करते हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से। भारतीय अवाम ताकत दल का पदाधिकारी बहुत भ्रम में पड़ जाता है। कभी तो वो निवेदन करते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना ये जो चुनाव है विधानसभाओं का, तब तक ये अभियान मैं रोक दूं। और कभी वो धमकाते हैं कि मैं इसको नष्ट में नाबूद कर दूंगा, कुचल दूंगा भारतीय अवाम ताकत दल को, ये भी बोलते हैं। तो अभी इस पर ये भारतीय अवाम ताकत दल उनको स्पष्ट वो बताना चाहेगा। तो ये मोदी महोदय है। हाल की जो घटना जरा देख लीजिए ना, सीए पर इसी जो जीएनपीसी ने और वाम दलों ने और उसके साथ
और भी संगठन थे ऐसी बात, वो अकेले नहीं, PFI, सिमी, असदुद्दीन ओवैसी तमाम है, इन सबों ने झूठ फैला करके, और सोनिया गांधी तो सरेआम झूठ वो फैला करके पूरे और हमेशा निशाना बनाते हैं हम अपने यानी झूठ अफवाह का शिकार अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। और एक चीज बताना जरूरी है कि CA में जो इन सबों ने उसकी एक गुंजाइश छोड़ दी ना, अब उन्होंने भाई जो भी सताया हुआ आके कैंपों में रह रहा है उसको नागरिकता दीजिए, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन मुस्लिम को छोड़ करके ये अपने आप में एक उनको एक जरिया मिल जाता है। भाई जो भी सताया हुआ, सवाल इस बात का है कि क्या क्या पाकिस्तान में दूसरे मुस्लिम जो है, अब मुस्लिम में भी तो तमाम भेद विभेद है, कोई शिया है तो कोई सुन्नी है तो कोई मुहाजिर है, फलाने है ढकाने है, तो क्या ये सताए नहीं वो जाते हैं। और मान लीजिए कि यही उसमें डाल दिए होते भाई कि जो भी धार्मिक रूप से या जिस किसी भी तरीके से सताए लोग हैं, यदि ये तथ्य जो सामने आता है तो उनको और आकर रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया इन देश के दुश्मनों को, हमारे समाज को भड़काने के लिए, और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अब वो ये मिलते ही जो है जो कट्टरवादी हिंदू जो है वो तमाम आसाम में क्या फैला रहे हैं कि CA और NRC को ये मिला दीजिए तो हम जो है बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठिए आए हैं उन घुसपैठियों में हम हिंदुओं को तो रोक लेंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। सिर्फ इसी तो ये जानबूझ करके ऐसा ये कारनामे करते रहते हैं बीजेपी वाले राष्ट्रवाद के नाम पर। कोई भी देशभक्त होता है तो ऐसा नहीं करता। तो यही बताने का, अच्छा एक मुख्य विषय बताने का वो छूट गया है। तो हर वक्त जो है इनकी गतिविधि जो है देश विरोधी होती है और देश के दुश्मनों को हथियार देने की, उनके हाथ में एक ताकत देने की। तो ये मोदी जी हैं। तो इसमें CA पर इतनी बड़ी हिंसा हुई, झूठ फैला गया, एक ने लोगों को भड़काया, देश में कितनी बड़ी मैंने आगजनी, तोड़फोड़, बसें जलाई गई इसी जामिया मिलिया में, क्या क्या गंदे वो नारे लगे कि, और MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी MU की छाती पर, तमाम इवन गंदगी भरा हुआ। चूंकि वो इसी चीज को जन्म देता है। तो मोदी जी की सरकार ने क्या किया, सिर्फ 2 अपराधी को, अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन, लगता है कि इन लोगों ने जो है पूरा, जबकि ये अमानतुल्लाह ताहिर हुसैन है किसके, केजरीवाल के। तो केजरीवाल को बचाना और ताहिर हुसैन को और अमानतुल्लाह को फंसाना, यही तो है इनका छल। और इस पूरे जो है जो इसमें जो किंग पिन है, इस पूरी जो देश को अस्थिर करना, हिंसा और अस्थिरता और आगजनी और अफवाह में झोंक देना, देश को झोंकने की जो साजिश है, इसी JNPC ने जो किया, उसको साफ बचाना, और उसको सिर्फ कि ये पप्पू है, फलाने है, ढकाने है। तो इस साजिश को हमारे आदरणीय भाई समझे कि बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है इस देश के लिए बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा दुख देने वाला है। इसलिए हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, देखिए लंबा हो गया, क्या करें, बहुत कुछ करने को है।
अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। अभी फिलहाल जो हमारे असम विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, केरल विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनसे 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 विनम्र विनती है कि वो नोटा को न भूलें। नोटा 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 का इस्तेमाल करें। इन सारी ताकतों को नस्तमे नाबूद करना है। इनकी कहानी नहीं सुनना है, इनकी सत्य कथा नहीं सुननी है। अब इसके विषय में और बताया जाएगा। देखिए 1 घंटे का हो गया, तो खैर अभी इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।